हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो बढ़ते हैं आज की स्टोरी पे। ये कहानी है आरव नाम के एक लड़के की, जो दिल्ली में रहता था और एक न्यूज़ एजेंसी में काम करता था। तो रोज़ नॉर्मल दिन की तरह एक दिन एजेंसी में गया और वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो इसी वजह से काम कर रहे थे सभी अपने बैठ के। तो कॉफ़ी टाइम पे सभी दोस्त एक साथ मिलकर बात करने लग गए। तो जैसे सभी लोग बात कर रहे थे तो उनमें से किसी ने एक ने कहा, बॉस ना एक हिमालय में एक गांव है, वहाँ उस गांव में जाने के लिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके रिपोर्ट बनाओ कि वहाँ पे एक हवेली है जो भूतिया है। हमें पता करना है कि वो सच में है या नहीं, और अगर होगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो बॉस ने उन्हें बुलाया। सभी से पूछ रहे थे लेकिन किसी ने हाँ नहीं करा। सभी सोच रहे थे मैं कैसे जाऊं, किसी को वैसे डर लगता है। आरव ऐसा लड़का था जिसे मतलब डर नहीं लगता था, मतलब इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, वो डरता था ही नहीं वो मतलब। तो जब बॉस ने उन्हें बुलाया और कहा कि कौन जाएगा तो सारे चुप हो गए, कोई भी हाँ भरने के लिए तैयार नहीं था। तो आरव ने सोचा, यार कैसे लोग हैं, अंधविश्वास करते हैं, भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं। उसने सर से कहा कि सर ठीक है मैं चला जाऊँगा, आप मुझे भेज दीजिए। उनके सर बोले ठीक है आप कल चले जाना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आरव उस गांव में पहुंच जाता है। भी उसे दिखता है कि गांव बहुत सुंदर है। कहते हैं ना कि हाँ, पुराने टाइम पे पेड़ पौधे बिल्कुल साफ सुथरे, पहाड़ों वाला इलाका, गांव का जैसा माहौल होता है, नो पॉल्यूशन, कुछ नहीं। तो थोड़ी दूर चलते ही उसे दिखता है कि दूर एक चाय की दुकान है और वहाँ पे बुजुर्ग आदमी बैठे हैं। तो बुजुर्ग आदमियों के पास जाता है और कहता है कि दादाजी ये हवेली का रास्ता कहाँ से जाता है? तो ये सब सुन के अचानक से वो जितने ही बुजुर्ग वहाँ पे बैठे थे वो आरव की तरफ घूरने लग गए। ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। आरव ने काफी देर तक नोटिस किया, दोबारा पूछा कि दादाजी ये हवेली का रास्ता कहाँ से जाता है? वो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। आरव ने 2-3 बार पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम हवेली क्यों जाना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं दिल्ली से एक न्यूज़ एजेंसी से आया हूँ और मुझे इस हवेली के ऊपर रिपोर्ट बनानी है। मैंने सुना है एक हवेली, एक भूतिया हवेली है, तो मैं रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ हमारी एजेंसी के लिए। तो ये सुनकर वो बुजुर्ग बोले कि बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें शायद हवेली के बारे में पता नहीं है, कोई भी उस हवेली में नहीं जाता और अगर कोई गया भी है तो वहाँ से आया नहीं है। यह सुनकर आरव बोला कि ऐसा क्यों दादाजी? मैंने बहुत सुना है इस हवेली के बारे में कि कोई वहाँ पे जाना नहीं चाहता, बहुत डरते हैं उस हवेली से, मतलब ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया ये हवेली गांव के सबसे अमीर आदमी की थी, पर पता नहीं अचानक से एक दिन उसका पूरा परिवार ही गायब हो जाता है और कभी वापस ही नहीं आया। और माना जाता है कि उनकी आत्माएं उसी हवेली में आज तक हैं और हर अमावस की रात को वहाँ से रोशनी और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कहते हैं कि इस हवेली में जो भी गया है आज तक कभी वापस नहीं आया, इसीलिए कोई वहाँ पे जाके खुश नहीं है, कोई भी वहाँ पे जाता नहीं है, मतलब डरते हैं वहाँ जाने से। आरव ने सोचा ये लोग बहुत ही अंधविश्वासी हैं, ये शायद कहानियाँ बना रहे हैं और मुझे ये रोक रहे हैं जाने से वहाँ से किसी भी वजह से। तो आरव सोचता है कि यार मैं खुद जाऊँगा और मैं जाके वहाँ पे रिपोर्ट बनाऊँगा और जब इनको दिखाऊँगा कि वहाँ पे अगर कुछ नहीं मिला तो ये लोग कितने गलत थे। लेकिन आरव को क्या पता था कि उस हवेली में जाके उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदलने वाली है। तो आरव अपना कैमरा उठाता है और उनसे हवेली का रास्ता पूछकर जाने लगता है। तो वो जब हवेली की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि हवेली बिल्कुल जंगलों के बीच में है और बिल्कुल सुनसान इलाके में। आरव ने नोटिस नहीं करा ज़्यादा और अपने जल्दी जल्दी चलता रहा। तो वो हवेली में पहुंचा। जैसे ही वो हवेली में पहुंचा और गाड़ी से उतरा तो उसने महसूस करा कि हवेली के आसपास का मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। उसने गांव का मौसम भी देखा लेकिन हवेली का मौसम कुछ ऐसा था जैसे कि अननेचुरल, कुछ ज़्यादा ही ठंडा था वहाँ का मौसम। तो उसने ज़्यादा नोटिस नहीं किया और हवेली के अंदर जाने लगा। आरव ने जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोला और वो अंदर गया, उसने देखा कि फर्श पर रेत ही रेत था, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, और दीवारों पे भी मतलब जाले वाले लगे हुए थे, पेड़ों की जो होती है टहनियाँ वो अंदर लटक रही थी खिड़कियों से। तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसने कुछ और भी नोटिस किया था। उसने देखा कि दीवारों पे तांत्रिकों की चित्रकारी बनी हुई है। तो उसने सोचा कि तांत्रिकों की चित्रकारी ये कौन बना सकता है यहाँ पे? तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना कैमरा वैमरा सेटअप करने लगा। तो उसने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और हर एक कमरे में पूरी हवेली में घूमने लगा।
हर एक कमरे में जा रहा था, हर एक कमरे का उसने कोना कोना छान मारा, सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी एक कमरे में से जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसके पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसने नोटिस किया कि ये आवाज़ें कैसी आ रही। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, आवाज़ें बंद हो गई, उसके पीछे कोई नहीं। उसने सोचा मेरा शायद वहम होगा, तो छोड़ो, मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करने लगता। और रिकॉर्डिंग करते करते उसने देखा कि जो हॉल में तांत्रिकों की चित्रकारी बनी हुई थी, वो हर एक कमरे में चित्र बने हुए थे। तो वो रिकॉर्डिंग करता रहा, और रिकॉर्डिंग करते करते फिर वो एक ऐसे कमरे में गया जो मतलब ज़्यादा गंदा वंदा सा नहीं लग रहा था, थोड़ा साफ सुथरा ही था। तो उस कमरे में जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो फिर दोबारा से उसे वही आवाज़ें आई, लेकिन इस बार उसके ठीक कान के पास आई। उसने सोचा कि कान के पास आ रही है, और आवाज़ भी ऐसी आ रही थी जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वो फिर से पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने सोचा कि मेरा वहम होगा, और फिर रिकॉर्डिंग करते करते भी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर उसने सोचा कि अब रिकॉर्डिंग कल करते हैं, थोड़ा मैं रेस्ट कर लेता हूँ। तो वो उसी कमरे में रुक गया जहाँ पे मतलब इतना गंदा नहीं था वो कमरा, तो उसी कमरे में रुक गया। तो वो उसी कमरे में सोने की कोशिश करता है बेड पे लेट के। तो जैसे ही वो बेड पे लेटता है और सोने की कोशिश करता है, वो नोटिस करता है फर्श पर से ऐसी चरमराने की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई चल रहा हो। बाय द वे, जो हवेली का जो फर्श था, सारे फर्श थे वो लकड़ी के थे, तो उन पे कोई चलेगा तो पुरानी लकड़ी हो चुकी है, वैसे भी गल चुकी है, तो चरमराने की आवाज़ आराम से आएगी। तो उसने नोटिस किया, वो उठा। तो उसने जैसे ही फर्श पे देखा कि कोई है तो नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जभी के जभी अचानक से जो आवाज़ें उसे पहले आ रही थी, वो आवाज़ें अभी उसे फिर से सुनने लग गई, और अब की कंटिन्यूसली बहुत तेज़ लाउड हो चुकी थी वो आवाज़। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों तरफ से आवाज़ें आ रही है, कभी राइट लेफ्ट आगे पीछे हर जगह से। वो घबरा सा गया था एकदम से, उसके पसीने छूटने लग गए थे। तो उसने सोचा कि मैं कैमरे में इन आवाज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ। उसने कैमरा उठाया और इन आवाज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हार्डली बस 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर आवाज़ें सारी बंद हो गई। उसने सोचा कि यार अभी तक तो आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अचानक से आवाज़ बंद हो गई। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना लेट गया, आराम से सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठा, तो उसने फिर से बिना कोई वक्त ज़ाया करते हुए अपना रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। उसने सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करूँगा उतना ही अच्छा होगा। वो अपना रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, और रिकॉर्डिंग करते करते उसे पता भी नहीं चला कि कब रात हो गई। तो उसने सोचा कि यार रिकॉर्डिंग तो आज की कंप्लीट हो चुकी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कैमरे में कुछ छूटा तो नहीं है। तो वो उसी कमरे में जाता है, उसी बेड पे बैठता है और अपना कैमरा उठा के चेक करने लगता है। तो जैसे ही वो चेक कर रहा होता है, तो देखता है कि एक कमरे में जाता है वो, और उस कमरे में जैसे ही वो जाता है, एंटर होते ही एक एंटिटी या फिर कोई आदमी, शैडो, कुछ भी कह लो, वो उसकी तरफ भाग रही थी बहुत तेज़ी से। और जैसे ही वो एंटर होता है, एकदम से उसके कैमरे की तरफ आके वो गायब हो जाती है। उसका चेहरा मतलब बहुत ही गंदा, हर जगह से जला हुआ, यहाँ से कटा हुआ, यहाँ से खून बह रहा है, मुंह में से खून बह रहा है। तो वो देखते ही उसे डर गया बहुत ज़्यादा। उसने अपना कैमरा एकदम से छोड़ दिया बेड पे। बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसे पसीने आने लग जाते हैं, डर जाता है बहुत ज़्यादा। और वो अपने कैमरे की तरफ देख ही रहा था, अचानक से उसने नोटिस किया कि दूर रखा हुआ एक लकड़ी का मैच अपने आप हिलने लग गया है। उसने उसे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। लेकिन अचानक से ही, बस हार्डली 1 या 2 सेकंड के लिए हिला था, और अचानक से बंद हो गया हिलना। उसने सोचा कि ये अभी तक तो हिल रहा था, लेकिन अब नहीं हिल रहा, शायद मेरा वहम होगा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर ली, तो मैं थक गया। तो फिर से सोने की कोशिश करता है, और हार्डली आज कुछ इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो वो आराम से सो भी जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है, तो सोचता है कि बहुत रिकॉर्डिंग हो गई है, आज मैं थोड़ा सा गांव में घूम के आता हूँ। तो वो गांव की तरफ निकल जाता है पैदल ही। तो जैसे वो पैदल चल रहा था, जंगल से निकल ही रहा था, मतलब थोड़ी सी गांव पहुंचने ही वाला था, तो सोचता सोचता चल रहा था कि कल और परसों जो मेरे साथ हो रहा था, मुझे आवाज़ें भी सुनाई दी, मैंने कैमरा में जो रिकॉर्डिंग करी थी उससे मुझे कुछ दिखाई दिया था, लेकिन अब वो नहीं है उसमें वीडियो फुटेज में। तो वो सोचते सोचते चल रहा था, तो आगे से एक लड़की आई, वो अचानक से उस लड़की से टकरा गया। उस लड़की का नाम था रिया।
रिया ने बोला, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम देख के नहीं चल सकते, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। आरव ने बोला, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था, मैं जानबूझकर नहीं किया। रिया बोलते कि तुम्हें पहले गांव में कभी देखा नहीं है, तुम हो कौन। तो आरव बोलता है कि मैं शहर से आया हूँ और मैं उस हवेली के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ हमारी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से। तो ये सुन के रिया शौक हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो कहती है कि तुम उस हवेली में गए थे। आरव बोलता है, हाँ मैं उस हवेली में गया था। क्यों, क्या हुआ। रिया बोली कि उस हवेली में जाना मौत को बुलावा देना है। तुम उस हवेली में क्यों गए। उस हवेली में आज तक जो भी गया है कभी वापस नहीं आया। उस हवेली में जाके हर कोई गायब हो जाता है। मेरा भाई विक्रम भी उसी हवेली में एक दिन गया था, लेकिन आज तक कभी लौट कर नहीं आया। आरव बोला, क्यों तुम सब लोग मुझे झूठ बोल रहे हो, क्यों कहानियाँ बना रहे हो। क्योंकि मैं भी तो उसी हवेली में रुका हूँ, मुझे भी तो काफ़ी दिन हो गए रुके हुए, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ और अभी भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और अभी भी मैं हवेली में से ही आया हूँ। रिया बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो गांव का जो मंदिर है उसमें जाओ और वहाँ पर एक पंडित जी मिलेंगे। वो गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी हैं। उन्हें उस हवेली का सारा राज सब कुछ पता है। हालांकि वो किसी को बताते नहीं है, लेकिन अगर शायद तुम कोशिश करो तो वो बता दें। तो आरव सोचता है कि ठीक है, मुझे कुछ और भी पता चल जाएगा। वो अपना रिया से कहता है कि चलो ठीक है मिलते हैं। वो अपने मंदिर की तरफ चल पड़ता है। पंडित जी से जाके वो मतलब नमस्ते नमस्ते करता है और पूछता है कि पंडित जी एक बात पूछनी थी। पंडित जी बोलते हैं, हाँ बेटा पूछो। आरव पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी इस हवेली का राज क्या है। मैं किसी से ही पूछता हूँ तो वो डरा डरा सा रहता है, ना ही कोई कुछ मुझे बताता है उस हवेली के बारे में। सिर्फ ये कहते हैं कि उस हवेली में मत जाना। तो पंडित जी बताते हैं कि कई साल पहले जो उस हवेली का मालिक था वो तांत्रिकों के साथ मिलकर उसी हवेली में कुछ तंत्र क्रियाएं करवाता था, जिससे कि वो और उसका परिवार वो अमरता को पाना चाहते थे। तो उनके अनुष्ठान में कुछ गलतियां हो गई, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा परिवार शापित हो गया और हवेली भी। कहते हैं कि उसी दिन वो पूरा का पूरा परिवार और तांत्रिक एक साथ सभी गायब हो गए और उसी हवेली में कैद होके रख गए और वो पूरी हवेली शापित हो चुकी है। फिर पंडित जी उसे कहते हैं कि तुम उस हवेली से दूर रहो, क्योंकि वो हवेली शापित है। उसमें मतलब जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। वो अपने पंडित जी से नमस्कार करके बातचीत करके अपने चल पड़ता है हवेली की तरफ, यही सब सोच के। ऐसी कौन सी तंत्र क्रिया करवा रहे थे जिससे अमरता प्राप्त हो जाए। तो यही सब सोचते सोचते जा रहा होता है। हवेली में पहुंचते ही जैसे उसने हवेली के दरवाजे पर अपना हाथ रखा और खोलने की कोशिश करी, उसे अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। उसने हिलने की बहुत कोशिश, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। वो अचानक से एकदम से मतलब होता है कि हाँ रिलीज हो चुका है, किसी ने उसे नहीं पकड़ा था। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे किसी ने पकड़ा था लेकिन अब पीछे कोई नहीं है। उसे थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगता है कि इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। वो हवेली के अंदर चला जाता है। तो हवेली के अंदर जाके एक सोफे पे बैठता है और सोचता है कि थोड़ी देर और हवेली में घूमा जाए, क्या पता कुछ मतलब रिकॉर्डिंग के लिए कुछ और अच्छी चीज़ें मिल जाएं। तो जैसे जैसे वो घूम रहा था तो एक कमरे के साइड में से जैसे ही वो निकला तो उस कमरे में से आवाज़ आई। उसने देखा कि ये कमरे में से कैसी आवाज़ आ रही है, तो उसी कमरे में चला गया। कमरे में वो जैसे ही घुसा तो सामने ही एक मेज़ पे एक किताब रखी हुई थी। उसने उस किताब को उठाया और सामने मतलब उसके फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ था विक्रम। तो उसने सोचा विक्रम, तो उसे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि विक्रम तो रिया का भाई था, लेकिन ये किताब विक्रम की है तो ये कर क्या रही है यहाँ पे। तो आरव ने किताब को खोला और पढ़ना स्टार्ट किया। विक्रम ने लिखा था अपने बारे में कि जिस दिन मैं इस हवेली में आया था मुझे इस हवेली में बहुत अजीब सा लगा था। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आ रही है और जैसे कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, और जब मैं पीछे देखता था तो कोई नहीं था। विक्रम को लगता है हर एक कमरा अपने अंदर एक अलग ही राज लेके बैठा है और ये हवेली जैसे कि जिंदा है और अभी ये हवेली हर किसी को निगलने के लिए तैयार है। तो आरव अपने किताब पढ़ रहा होता है, तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आरव अचानक से चौंक जाता है कि ये क्या था। वो बाहर जाता है और बाहर जाकर देखता है तो
कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज़ उसने नोटिस करी कि जो दीवारों पर तांत्रिकों की वो पिक्चर से ही बनी हुई थी वो नहीं है, वो सारी मिट चुकी है। उसने सोचा कि इन दीवारों पे तो तांत्रिकों की पिक्चर सी बनी हुई थी, लेकिन अब नहीं है, कहाँ गई? तो ये सब सोच रहा था, तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक से उसी कमरे में से एक मेज था, जिस मेज पर वो किताब रखी हुई थी, वो मेज अचानक से हिलने लगता है। अचानक से डर जाता है कि ये क्या हिल रहा है। वो डरते डरते उस मेज की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उस मेज की तरफ पहुंचता है, वो मेज हिलना बंद हो जाता है और उस मेज के बिल्कुल सामने ही एक शीशा लगा हुआ था। उस शीशे पे बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, तो वो अपने हाथों से मतलब उस धूल को हटाता है और जैसे ही वो उस शीशे को साफ करता है, उसे दिखता है कि उसके पीछे वही तांत्रिक खड़ा है। उसका शरीर बिल्कुल जला हुआ था, चेहरा जला हुआ था, जैसे कि पूरा गल गया हो, सड़ गया हो, हर जगह से खून, बहुत ही बुरी शक्ल थी उसकी। जैसे ही आरव पीछे मुड़ के देखता है तो गैस व्हाट, वो तांत्रिक ठीक उसके सामने ही खड़ा था। और जैसे ही आरव उस तांत्रिक को देखता है, वो तांत्रिक आरव का गला पकड़ लेता है। आरव बिल्कुल छटपटाने लगता है, मतलब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छूट नहीं पाता। फिर अचानक से ही वो तांत्रिक गायब हो जाता है। आरव को लगता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अभी किसको देख लिया। आरव बहुत डर जाता है और उसके मतलब पसीने में बिल्कुल नहा जाता है। अब उसे धीरे धीरे भरोसा होने लगा था कि इस हवेली में सच में कुछ है। आरव ने सोचा कि अब इस हवेली में रुकना खतरे से खाली नहीं है, मैं अब इस हवेली में नहीं रुकूंगा। और जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलने के लिए जाता है, मुड़ता है, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पीछे से आवाज आई कि हम तुझे नहीं जाने देंगे, और उसे खींच कर धक्का मार कर पीछे की तरफ फेंक दिया, जिससे वो जाके एक दीवार में टकरा गया। जैसे ही आरव दीवार से टकराता है, थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाता है कि बेहोश होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे होश में आता है और दीवारों पर देखता है कि उसी तांत्रिक की फोटो, वैसे ही चित्र बने हुए थे और एक सामने दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि तुमने हमें परेशान किया है, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। आरव डरते डरते पूछता है, कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मुझे मारना चाहते हो, मुझे जाने दो यहाँ से। कई बार पूछा लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर एकदम से आवाज आई कि मैं वही तांत्रिक हूँ जो इस हवेली में शापित हो गया था और वो परिवार भी इसी हवेली में शापित है। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये श्राप हटाना पड़ेगा। आरव ये सब सुन के बहुत डर गया था। फिर आरव सोचता है कि अगर मैंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो मैं वैसे भी यहीं पर कैद हो जाऊंगा। तो उसने उनकी बात मानी और उससे पूछा कि बताओ मुझे कि मैं इस श्राप को कैसे हटाऊं और कैसे तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाऊं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वैसे ही वे जो भी आवाजें आ रही थी वो सभी बंद हो गई। आरव ने सोचा कि क्या हो रहा है पता नहीं। वो अपने दोबारा जैसे हवेली से बाहर निकलने लगा, हवेली के दरवाजे बंद, हवेली पूरी तरह से लॉक, वो कहीं नहीं जा सकता था। आरव ने सोचा कि मैं तो कहीं पे भी नहीं जा पा रहा, कल दिन में इस हवेली के दरवाजे खुल जाए तो मैं दिन में ही निकल जाऊं। तो उसी कमरे में जाता है और कैसे ना कैसे करके सो जाता है। अगले दिन वो सुबह गांव में जाता है रिया से मिलने, और जब वो रिया से मिलता है उसके साथ जो जो हुआ वो सारी बातें बताता है। रिया ये सब सुनकर शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वो हवेली शापित है, मेरा भाई भी वहीं पर गायब हो चुका था, मेरे मम्मी पापा वहां पर काम करते थे और उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आती थी वहां से, जैसे कि कोई मंत्र जाप कर रहा हो। एक दिन उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक और वो महल का परिवार बैठकर कुछ तंत्र क्रियाएं कर रहे हैं। ये सब देखकर वो डर गए। अपने घर की तरफ जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं, कभी भी मुड़ कर नहीं आए। और उसी दिन वो परिवार भी शापित हो चुका था उस हवेली में से। ना ही मेरा परिवार और ना ही उस हवेली में जो रहते थे वो वापस आए। और जब विक्रम ने उस हवेली में जाकर कि मौत कैसे हुई, वो कहाँ गायब हो गए, ये सब जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी, तो वो भी कभी वापस नहीं आया। इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम इसी हवेली को छोड़कर अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन आरव ने सोचा कि मैं ऐसे तो नहीं जा सकता। आरव उठता है और हवेली की तरफ चल पड़ता है दोबारा से। तो जैसे ही आरव हवेली के अंदर जाता है बिना डरे, और वो चिल्ला कर बोलता है कि बताओ मुझे कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। तो अचानक से एक कमरे का दरवाजा खुलता है और
आरव उस कमरे में जाता है। जैसे ही उस कमरे में जाता है तो एक मेज पे कुछ किताबें रखी हुई थी, वो उन किताबों को उठाता है। वे किताबें उसी तांत्रिक की थी। उस किताब में लिखा था कि इन किताबों में वही तंत्र क्रिया लिखी है जिस तंत्र क्रिया से हम श्रापित हो गए थे, और एक और क्रिया लिखी है जो इस श्राप से हमें मुक्त करवा सकती है। तो आरव जैसे ही उस किताब को पढ़ता है उसे पता चलता है कि ये क्रिया कोई आम क्रिया नहीं है। ये क्रिया वही क्रिया है जिससे ये श्राप पैदा हुआ था, पर इसमें कुछ अलग था। इसमें ये अलग था कि जिसको ये क्रिया करनी पड़ेगी उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। ये हवेली इस श्राप से मुक्त हो पाएगी। अब मैं तांत्रिक नहीं है भी लिख रखा था कि ये वही क्रिया है जो उस दिन मैं कर रहा था, लेकिन इस अनुष्ठान में कुछ गड़बड़ी होने के कारण हम श्रापित हो गए। तो जब आरव उस तंत्र क्रिया वाली किताब को, उस तांत्रिक की किताब को पढ़ रहा होता है, तभी अचानक से एक मेज पर रखी हुई वही विक्रम की किताब अचानक से अपने आप हिलने लगती है। उसके पन्ने मतलब फड़फड़ाने से लगते हैं। तो आरव देखता है कि ये किताब अपने आप अचानक से कैसे मतलब खुल गई। आरव उस किताब को उठाता है। उस किताब में कुछ और भी लिखा हुआ था जो पहले नहीं लिखा हुआ था। उस किताब में लिखा हुआ था कि यह क्रिया तहखाने में हुई थी और उसमें उस तहखाने का नक्शा भी बना हुआ था। तो उसी नक्शे के जरिए आरव मतलब तहखाने के तरफ जाने लगता है। तो जैसे ही वो तहखाने में जाता है तो उसे दिखता है कि वो पूरा का पूरा परिवार और तांत्रिक मूर्ति बन के वैसे एज इट इज बैठे हुए हैं। जैसे कि क्रिया के बीच में ही वो अचानक से मूर्ति बन गए हैं और उनके शरीर से खून निकल रहा था। आई नो मूर्तियां बन गई है तो खून कैसे निकल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उन मूर्तियों के अंदर से ही खून निकल रहा है। कुछ ऐसे जैसे कि कट वट हो जाता है तो खून निकलता है, तो ऐसा ही लग रहा था कि उन मूर्तियों के अंदर से खून निकल रहा है। तभी अचानक से आवाजें आने लग जाती है तहखाने में, और जैसे ही आवाजें आती है आरव एक ही जगह पे जम जाता है। वो हिल नहीं पाता बिल्कुल भी, मतलब फ्रीज हो जाता है। हिलने की कोशिश करता है लेकिन हिल नहीं पाता। तभी उसी तांत्रिक की आवाज आती है और वो तांत्रिक कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तुम वैसे भी इस हवेली से जा नहीं पाओगे और तुम्हें ये क्रिया करनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए मरना तो तुम्हारा तय है। इससे अच्छा है कि तुम इस शराब से हमें मुक्त कर दो। आरव ने सोचा यार मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ से निकल भी नहीं सकता, और अगर ये क्रिया करी तो मैं वैसे मारा जाऊंगा। तो काफ़ी देर तक सोचने के बाद आरव ने डिसीजन लिया कि मैं इनको मुक्त करूंगा। आरव ने किताब उठाई और जैसे जैसे उसमें मंत्र लिखे थे वैसे वैसे एज इट इज पढ़ने लगा। और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था हवेली में से आत्माओं की गूंजने की आवाजें आने लगी। जैसे जैसे मंत्र तेज हो रहे थे और वो आगे बढ़ता जा रहा था, आत्माएं उतनी ही तेज तेज चिल्लाने लगी। वो आवाजें इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरी हवेली हिलने लगी। पूरे गांव में जो कहते थे कि अंधेरे के वक्त सन्नाटा होता है, वो पूरा गांव उन चीखों के उससे, और सभी को पता था कि ये आवाजें उसी हवेली में से आ रही है। और उसी रात अमावस की भी रात थी। हवेली इतनी ज्यादा तेज हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मानो भूकंप आ गया हो और हवेली गिरने वाली हो। आरव को महसूस होता है कि मंत्र पढ़ते पढ़ते उसके दिल में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो आखिरी मंत्र होता है, तो जैसे ही वो उस मंत्र को पढ़ देता है वो बहुत तेज, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत तेज बम फट गया हो कहीं पे। जहाँ से वो क्रिया कर रहा था वहां से रोशनी इतनी तेज आई कि सब कुछ वाइट हो गया। मतलब उन्हें उसे दिखना ही बंद हो गया कि कुछ है भी। जैसे लाइट लगती है तो दिखता नहीं है, बिल्कुल भी बंद हो जाता है दिखना, ऐसा हो गया। और वो रोशनी पूरी हवेली में फैल गई थी। आरव को खून की उल्टियां होने लगी थी और धीरे धीरे वो बेहोश होने लगा था। तो जैसे ही वो बेहोश हो रहा था तो आँख खुलती है ना, हल्की हल्की ऐसे आँख खुल रही थी। तो उसने देखा कि वो जो आत्माएं थी वो उसके सामने मतलब आने लगी थी। मतलब धीरे धीरे एक फिगर लेने लगा था इंसान का उन आत्माओं ने। और जैसे ही वो आत्माएं पूरी हुई वो वहां से गायब हो गई, एक सफेद रोशनी में बनकर मतलब आसमान में चली गई थी। धीरे धीरे करके आरव बेहोश हो गया, और जब वो बेहोश हुआ उसकी आंखें खुली तो वो सीधा हवेली के बाहर था। वो मतलब इतनी जख्मी हालत में था कि उसका पूरा शरीर कटा हुआ था, हर जगह से खून बह रहा था, मुंह में से भी नाक में से भी। ऐसा लगा जैसे उसके बहुत सारे ब्लेड मार दिए शरीर में, पूरा शरीर खून से लथपथ था। तभी रिया वहां पर अचानक
से भागे भागे उसे दिखता है कि आरव मतलब जमीन पे लेटा हुआ है जख्मी हालत। आरव को बड़े कहती है, आरव ये आवाजें कैसी आ रही थी वहां से? गाँव में भी सुनाई दे रही थी चिल्लाने की आवाज, और यहाँ से अचानक से रोशनी आई तो मुझे लगा कि तुम कहीं मुसीबत में ना हो, इसलिए मैं भागी भागी आ गई। तो आरव तो ज्यादा बोलने की हालत में नहीं था, तो उसने बस इतना ही कहा कि मैंने मुक्त कर दिया। तो रिया को लगता है कि उसने वही मतलब सारी क्रियाएं वगैरह कर दी और उन्हें मतलब श्राप से मुक्त कर दिया। तो रिया बोलती है कि क्या तुमने श्राप से मुक्त कर दिया उन आत्माओं को? वो बोलता है हाँ। तो जैसे ही वो बोलता है तो रिया सामने देखती है कि विक्रम, उसके मम्मी और पापा जिंदा वापस हवेली में से बाहर आ रहे हैं। वो देखते ही ये सब शॉक हो जाती है। आरव को उठाया जाता है। विक्रम कहता है आरव से कि आरव थैंक यू सो मच। जिस हवेली में हम श्रापित हो चुके थे, जिस हवेली में हम गुम हो गए थे, हम इसी हवेली में फंस कर रह गए थे, तुमने उस श्राप को उठाया है और हमें मुक्त करा है। अगर तुम ना होते तो आज हम कभी भी इस हवेली में से बाहर नहीं आ पाते। कुछ दिनों बाद आरव अपना शहर चला जाता है रिकॉर्डिंग वगैरह करके, और अपनी एक किताब लिखता है इसी हवेली के ऊपर, भूतिया हवेली। उसकी ये किताब से बेस्ट सेलर ऑफ द बुक जाती है। फिर सबकी लाइफ गांव में नॉर्मल हो जाती है। गांव वाले सब सोचते हैं कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है और ये श्राप भी खत्म हो चुका है। बाद में लोग मानने लगे थे कि ये हवेली सिर्फ एक इमारत बनकर रह चुकी है। फिर भी उस हवेली का डर इतना था कि उस हवेली में अभी तक कोई नहीं जाता था। कुछ महीनों बाद अचानक से एक आदमी उस हवेली के पास से निकल रहा था। तो उसने देखा कि उस हवेली में से कुछ लाइट या मोमबत्ती जैसा कुछ दिख रहा है। उसने ध्यान से देखा और जैसे ही उसने देखा उस हवेली में से चिल्लाने की आवाज आई अचानक से। तो आप बताइए ये श्राप खत्म हुआ या नहीं? क्या ये अब इस श्राप की नई शुरुआत है? सो ये कहानी यही खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।